अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग मास्टरी विद साहिल। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन। एक ऐसी कंडीशन जो बहुत कॉमन है लेकिन उतनी ही डेंजरस भी। और सबसे रिस्की बात, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाइपरटेंशन है। इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को इतना सिंपल बनाएंगे कि चाहे आप लेमैन हो या नर्सिंग स्टूडेंट हो, सबको क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, जब ब्लड हमारी आर्टरीज की वॉल्स पर प्रेशर डालता है और वो प्रेशर एक हेल्दी रेंज में मेंटेन रहता है ताकि बॉडी के ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंच सके, उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, अकॉर्डिंग टू WHO एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर डिफाइन होता है सिस्टोलिक बीपी लेस देन 120 mm of Hg और डायस्टोलिक बीपी लेस देन 80 mm of Hg। याद रखना 120/80 इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर इससे ज्यादा जाता है तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें ब्लड का प्रेशर आर्टरीज की वॉल्स पर लगातार नॉर्मल से ज्यादा रहता है। सिंपल समझो, जब बीपी बार बार या कंटिन्यूसली हाई रहे तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और इस वजह से हार्ट और ब्लड वेसल्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है जो आगे चलकर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ा देता है। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू WHO और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, हाइपरटेंशन तब डायग्नोज होता है जब सिस्टोलिक बीपी इज ग्रेटर देन 140 mm of Hg और डायस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 90 mm of Hg। याद रखना 140/90 इस हाइपरटेंशन का कट ऑफ है। इसके बाद से बॉडी डैमेज होना स्टार्ट हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, हाइपरटेंशन कितना कॉमन है? आंसर है बहुत ज्यादा कॉमन। अगर हम डेटा देखें तो लगभग 1 in 5 वुमेन और 1 in 4 मैन हाई ब्लड प्रेशर से सफर करते हैं। सोच के देखो, हर 4 आदमियों में से एक को हाइपरटेंशन है। ये कितना सीरियस इशू है। ग्लोबली बात करें तो अराउंड 1.28 बिलियन एडल्ट्स हाइपरटेंशन के साथ जी रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है। इसलिए केसेस हर साल बढ़ रहे हैं, स्पेशली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। मतलब सिंपल है, हाइपरटेंशन एक साइलेंट और वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन, यानी ब्लड प्रेशर को लेवल्स के बेसिस पर कैसे डिवाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ब्लड प्रेशर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जब सिस्टोलिक लेस देन 120 हो और डायस्टोलिक लेस देन 80 हो, तो मतलब 120/80 से नीचे यानी नॉर्मल। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कब होता है? यहाँ सिस्टोलिक होता है 120 टू 129 के बीच में, लेकिन डायस्टोलिक स्टिल लेस देन होता है 80। ये वार्निंग स्टेज है, अभी हाइपरटेंशन नहीं है पर रिस्क स्टार्ट हो गया है। अब तीसरा, हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, सिस्टोलिक बीपी की रेंज होती है 130 टू 139 और डायस्टोलिक होता है 80 टू 89। यहाँ से एक्चुअल हाइपरटेंशन स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट स्टेज और भी डेंजरस होती है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, हाइपरटेंशन स्टेज 2। इस स्टेज में बीपी और ज्यादा हाई हो जाता है। सिस्टोलिक 140 से ज्यादा, डायस्टोलिक 90 या उससे ज्यादा। यहाँ कंडीशन सीरियस हो चुकी होती है और पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब सबसे डेंजरस स्टेज, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जब बीपी डेंजरसली हाई हो जाता है। सिस्टोलिक 180 से ज्यादा, डायस्टोलिक 120 से ज्यादा। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इस सिचुएशन में तुरंत मेडिकल अटेंशन जरूरी होती है, वरना स्ट्रोक, हार्ट अटैक या ऑर्गन डैमेज का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। सिंपल याद रखना, 140/90 हाइपरटेंशन, 180/120 इमरजेंसी। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के टाइप्स। पहला, प्राइमरी, जिसे हम बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। ये सबसे कॉमन टाइप है, इसमें कोई एग्जैक्ट आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होता। ये धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप होता है। और इम्पोर्टेंट बात, लगभग 90 से 95% केसेस इसी टाइप के होते हैं। मतलब ज्यादातर लोगों में बीपी का एग्जैक्ट रीजन पता नहीं होता। अब दूसरा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इस टाइप में बीपी किसी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से बढ़ता है, यानी इसका क्लियर कॉज होता है
कॉमन कॉजेज की बात करें, किडनी डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और कुछ मेडिकेशंस, अगर अंडरलाइंग कॉज ट्रीट हो जाए तो बीपी भी कंट्रोल हो सकता है। सिंपल याद रखना, प्राइमरी नो क्लियर कॉज, सेकेंडरी किसी डिजीज की वजह से। अब कुछ स्पेशल टाइप्स देखते हैं हाइपरटेंशन के। वाइट कोट हाइपरटेंशन, ये नाम थोड़ा फनी लगता है लेकिन कंसेप्ट सिंपल है। पेशेंट का बीपी सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिक में हाई हो जाता है, घर पर बीपी नॉर्मल आता है। इसका मेन रीजन होता है डॉक्टर या हॉस्पिटल का एंजाइटी या नर्वसनेस, इसलिए इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है, सिर्फ सिस्टोलिक बीपी हाई होता है, यानी 140 या उससे ज्यादा। डायस्टोलिक नॉर्मल या लो रहता है, 90 से कम। ये कंडीशन ज्यादातर एल्डरली पेशेंट्स में देखी जाती है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। इस कंडीशन में क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल रहता है 140 से कम, लेकिन डायस्टोलिक बीपी हाई होता है 90 या उससे ज्यादा। ये ज्यादातर यंगर एडल्ट्स में देखा जाता है। नेक्स्ट की बात करें, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड हाइपरटेंशन है। ये यूजुअली 20 वीक्स के बाद डेवलप होता है। इसमें इंक्लूड होता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और अगर कंडीशन सीवियर हो जाए तो ये प्री एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में बीपी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था। मतलब सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी किसी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से बढ़ना। गुड न्यूज़ ये है कि अगर कॉज ट्रीट हो जाए तो बीपी भी कंट्रोल हो सकता है। सबसे पहले आते हैं रिनल या यानी किडनी कॉजेज। ये मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। इसमें इंक्लूड करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। सिंपल समझो, किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो बीपी भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, एंडोक्राइन कॉजेज यानी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें इंक्लूड करते हैं क्यूशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा। इन सब कंडीशंस में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है जो बीपी को इंक्रीज कर देता है। फाइनल याद रखना, किडनी और हार्मोन्स मेजर कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कुछ मेडिसिन्स भी बीपी को इंक्रीज कर सकती हैं। कॉमन एग्जांपल्स की बात करें, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एनएसएइड्स, डिकंजेस्टेंट्स। मतलब सिंपल, हर मेडिसिन सेफ नहीं होती बीपी के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट, जब हम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ड्रग को टायरामाइन रिच फूड्स के साथ लिया जाता है तो बॉडी में टायरामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और इससे क्या होता है, सडन राइज होता है बीपी। सिंपल याद रखना, कुछ ड्रग्स कुछ फूड्स बीपी सडनली शूट कर सकता है। अब बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉज। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसका कोई सिंगल एग्जैक्ट कॉज नहीं होता, ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स की वजह से डेवलप होता है। पहला, जेनेटिक फैक्टर्स। अगर फैमिली में किसी को बीपी है तो आपको भी रिस्क ज्यादा होता है, यानी ये इनहेरिटेड टेंडेंसी हो सकती है। ये बॉडी के साल्ट और वाटर बैलेंस को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, ओबेसिटी। जब वेट ज्यादा होता है तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, ब्लड वेसल्स में रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए ओबेसिटी का स्ट्रॉन्ग लिंक है हाइपरटेंशन के साथ। नेक्स्ट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फिजिकल एक्टिविटी की कमी, इससे वेट गेन होता है और हार्ट हेल्थ खराब होती है। अगर स्मोकिंग और अल्कोहल की बात करें, स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। अल्कोहल अगर ज्यादा ली जाए तो बीपी इंक्रीज करता है। एज की बात करें, एज बढ़ने के साथ बीपी का रिस्क भी बढ़ता है। हार्मोनल चेंज भी बीपी को अफेक्ट करते हैं। डाइटरी फैक्टर्स, हाई साल्ट इंटेक बीपी इंक्रीज, लो पोटेशियम इम्बैलेंस, जंक और प्रोसेस्ड फूड रिस्क और बढ़ा देते हैं। सिंपल याद रखो, लाइफस्टाइल ही बीपी का बिगेस्ट गेम चेंजर है। अब समझते हैं हाइपरटेंशन बॉडी में कैसे होता है। इसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में, बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स मिलकर बीपी को कंट्रोल करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, रास सिस्टम और ब्लड वेसल्स। जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो बीपी इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है तो क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है,
कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, जिसे हम वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? बीपी इंक्रीज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोनिक स्ट्रेस यानी लीड्स टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, और जिसकी वजह से बीपी कंटिन्यूअसली हाई हो जाता है। सिंपल याद रखना, स्ट्रेस बीपी का हिडन किलर है। अब बात करते हैं हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोन्स बॉडी में फ्लूइड बैलेंस और ब्लड वेसल्स के टोन को कंट्रोल करते हैं, और जब ये हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो बीपी इंक्रीज हो जाता है। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की बात करें, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, मतलब बॉडी पानी को ज़्यादा होल्ड करती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और बीपी इंक्रीज हो जाता है। एल्डोस्टेरोन की बात करें, ये सोडियम और वाटर दोनों को रिटेन करवाता है। जितना ज़्यादा सोडियम होल्ड होगा उतना ज़्यादा वाटर भी बॉडी में रुकेगा, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ेगा। सिंपल याद रखना, ज़्यादा फ्लूइड मतलब ज़्यादा प्रेशर यानी हाई बीपी। अब समझते हैं रास सिस्टम यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये बॉडी का एक पावरफुल मैकेनिज्म है जो बीपी को कंट्रोल करता है। सबसे पहले किडनी क्या करती है? रेनिन रिलीज करती है, फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है, एंजियोटेंसिनोजन से कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, और सबसे इंपॉर्टेंट है एंजियोटेंसिन 2। ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, जिसको हम बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन, और एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है। क्या रिजल्ट मिलता है? बॉडी में वाटर और सोडियम रिटेन होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है, और फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? बीपी इंक्रीज। सिंपल याद रखना, रास मतलब बीपी बढ़ाने वाला सिस्टम। अब बात करते हैं लोकल ब्लड वेसल फैक्टर्स, यानी खुद ब्लड वेसल्स में क्या चेंजेस होते हैं। नॉर्मली क्या होता है? ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है, जिसे हम वैसोडाइलेशन कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन हाइपरटेंशन में क्या होता है? एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है और वैसोकंस्ट्रिक्टर्स बढ़ जाते हैं, यानी वेसल्स ज्यादा नैरो होने लगती है। रिजल्ट क्या होता है? ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और फाइनली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सिंपल एग्जांपल समझो, अगर पाइप पतला हो जाए तो पानी का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सेम चीज बॉडी में होती है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात या ध्यान रखना, हाइपरटेंशन में अक्सर कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं तो ये हो सकता है हेडेक, स्पेशली सुबह के टाइम, डिजीनेस, पैल्पिटेशंस, फटीग या ब्लर्ड विजन, और अगर कंडीशन सीवियर हो जाए तो चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोज ब्लीड, कंफ्यूजन या अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। सिंपल याद रखना, सिम्टम्स नहीं होने का मतलब सेफ होना नहीं है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन के इफेक्ट्स, यानी अगर बीपी कंट्रोल ना किया जाए तो ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता है। पहला, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हार्ट इफेक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी यानी हार्ट मसल मोटा हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। रीजन, हार्ट को कंटिन्यूअसली ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना पड़ता है। दूसरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग, ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ता है, हेडेक, डिजीनेस, स्ट्रोक। सीवियर केसेस में हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी भी हो सकता है। सिंपल याद रखना, अनकंट्रोल्ड बीपी यानी हार्ट और ब्रेन दोनों रिस्क में। अब नेक्स्ट, रेनल सिस्टम्स, किडनीज। हाई ब्लड किडनीज को भी डैमेज करता है। प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन आना, किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम होना, और अगर कंट्रोल ना हो तो क्रोनिक किडनी डिजीज डेवलप हो सकती है। आंखों में, यानी कि ऑप्थेल्मिक फाइंडिंग्स, बीपी का इफेक्ट आंखों पर भी पड़ता है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ब्लर्ड विजन, रेटिना में हेमरेज या एक्सुडेट। सीवियर केसेस में विजन लॉस भी हो सकता है। पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स ऑफ लिम्स भी इफेक्ट होती है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, वीक या रिड्यूस्ड पल्सेस। सिंपल याद रखो, अनकंट्रोलेबल बीपी, किडनी, आईज, ब्लड वेसल्स सब पर डैमेज। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मेन एम होता है हाइपरटेंशन कंफर्म करना, कॉज आइडेंटिफाई करना और कॉम्प्लिकेशन एसेस करना। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला, हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, जैसे फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, उसका डाइट, सिम्टम्स,
दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन की जाती है, जैसे पल्स, वेट, साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्यूरेट बीपी मेजरमेंट मल्टीपल टाइम्स ली जाती है। लैब इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट टू चेक किडनी फंक्शन और शुगर, लिपिड्स। कार्डियक इवैल्यूएशन, ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट के इफेक्ट्स देखने के लिए। रिनल इवैल्यूएशन, किडनी फंक्शन एसेस किया जाता है। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, आईज चेक की जाती है रेटिनोपैथी डिटेक्ट करने के लिए। सिंपल याद रखना, डायग्नोसिस, बीपी चेक प्लस कॉज प्लस ऑर्गन डैमेज इवैल्यूएशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट, और सबसे पहला स्टेप होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मतलब बिना मेडिसिन के बीपी कंट्रोल किया जा सकता है अगर लाइफस्टाइल सही हो। पहला, डाइटरी चेंज, सबसे पहले साल्ट इनटेक कम करो, क्योंकि ज्यादा साल्ट बॉडी में वाटर रिटेन करता है और बीपी बढ़ाता है। हेल्दी डाइट फॉलो करो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट फूड्स, जंक और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। दूसरा, वेट रिडक्शन, अगर वेट ज्यादा है तो उसे कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओबेसिटी डायरेक्टली बीपी को इंक्रीज करती है। तीसरा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, कुछ भी, इससे हार्ट स्ट्रांग होता है और बीपी कंट्रोल होता है। स्मोकिंग सिजेशन, स्मोकिंग ब्लड वेसल को डैमेज करती है, इसलिए कंप्लीटली बंद करना जरूरी है। लिमिट अल्कोहल इनटेक, अल्कोहल लेने से बीपी इंक्रीज होता है, इसलिए कंट्रोल या अवॉइड करना बेटर है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस बीपी का हिडन रीजन है। योगा, मेडिटेशन, प्रेयर, डीप ब्रीदिंग, ये सब बीपी को नेचुरली कंट्रोल करते हैं। फाइनल याद रखना, लाइफस्टाइल चेंज मतलब बीपी कंट्रोल का फाउंडेशन, बुनियाद। अब बात करते हैं कौन से फूड्स बीपी को नेचुरली कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपनी डाइट सही कर लो तो बीपी काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स की बात करें, एवोकाडो, हेल्दी फैट्स, हार्ट फ्रेंडली, ब्लूबेरीज, एंटीऑक्सीडेंट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होता है। ओट्स कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों कंट्रोल करता है। बीटरूट ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। गार्लिक नेचुरल बीपी लोअरिंग इफेक्ट है। और भी इंपॉर्टेंट फूड्स, वॉलनट और सैलमन, हार्ट हेल्दी फैट्स, बनाना पोटेशियम रिच, बीपी कंट्रोल में इंपॉर्टेंट। टोमेटोज और लिग्यूम्स, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स। डेली डाइट में इंक्लूड करो लो फैट योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट, लेकिन लिमिटेड में। सिंपल याद रखना, हेल्दी डाइट मतलब नेचुरल बीपी कंट्रोल। अब हम देखते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट डाइटरी और लाइफ स्टाइल अप्रोचेस। सिंपल लैंग्वेज में, मेडिसिन से पहले लाइफस्टाइल चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, सोडियम रिडक्शन। दूसरा, पोटेशियम रिच फूड्स। तीसरा, डैश यानी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डायरी इंक्लूड होता है। मेडिटेरियन डाइट, लिमिटिंग अल्कोहल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लो फैट और हाई फाइबर डाइट। अगर पेशेंट इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करे तो हाइपरटेंशन का कंट्रोल और कॉम्प्लिकेशन दोनों सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। हाइपरटेंशन में डिफरेंट क्लास की ड्रग्स यूज होती है, जैसे डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज की जाती है। इन सब ड्रग्स को मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है एक सेपरेट वीडियो में, आप वो वीडियो जरूर चेक करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ सिर्फ ओवरव्यू दिया है, डिटेल मैकेनिज्म और यूजेस के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट की। इस टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना। मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, अगर कॉज रिनल, एंडोक्राइन या कोई और डिजीज है, उसको ट्रीट करना। अगर कोई ड्रग बीपी बढ़ा रहा है, उसको एडजस्ट या स्टॉप करना। सिंपल लाइन में समझो, कॉज ट्रीट करो, बीपी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। पेशेंट एजुकेशन और फॉलोअप, हाइपरटेंशन एक क्रोनिक कंडीशन है, इसलिए पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, ड्रग एडहेरेंस, लाइफस्टाइल कंप्लायंस और पीरियडिक चेकअप्स। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ अगर पेशेंट फॉलोअप और लाइफस्टाइल मेंटेन करे तो हाइपरटेंशन को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट किए जा सकते हैं।
अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की। नर्सिंग का मेन फोकस होता है मॉनिटरिंग, पेशेंट केयर, एजुकेशन और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। पहला असेसमेंट और मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना, बीपी, वाइटल साइंस, सिम्टम्स ऑब्जर्व करना। अर्ली डिटेक्शन मतलब बेटर कंट्रोल, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लायंस इंश्योर करना नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डाइटरी मैनेजमेंट, पेशेंट को डाइट प्रॉपरली समझाना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, सपोर्ट, एक्सरसाइज इंकरेज करवाना, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करवाना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेशेंट एजुकेशन, बीपी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मेडिसिन स्किप ना करें। एजुकेटेड पेशेंट यानी कि बेटर आउटकम्स, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जैसे स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज से बचाव। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एंजाइटी रिड्यूस करना। हाइपरटेंशन में स्ट्रेस भी मेजर फैक्टर होता है। इफेक्टिव नर्सिंग केयर से न सिर्फ बीपी कंट्रोल होता है बल्कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी सिग्निफिकेंटली प्रिवेंट किए जा सकते हैं। बस इसके साथ आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है और भी बेटर कंटेंट लाने के लिए इंस्पायर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़।